Hello everyone and welcome back to our YouTube चैनल। कल हमने व्यवहारिकी की अवधारणाएं शुरू की थी जिसमें हमने फिक्स्ड एक्शन पैटर्न नियत क्रिया प्रतिमान के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही हमने साइन स्टिमुलस जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है उसको भी हमने शुरू कर दिया था और उसको इस वीडियो में हम आगे करेंगे। चिन्ह उद्दीपन, चिन्ह जो उद्दीपन का हमारा कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। साइन स्टिमुलस, जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया कि मुख्य रूप से चिन्ह उद्दीपन या साइन स्टिमुलस पर कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो निकोटिन बर्जन थे। बिल्कुल आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। निकोटिन बर्जन, इन्होंने मुख्य रूप से चिन्ह उद्दीपन पर कार्य किया था। अब हम यहां पर देखते हैं हेरिंगल, जो हेरिंग गल पक्षी है उसमें चिन्ह उद्दीपन किस प्रकार से काम करता है। तो हेरिंगल के जो चूजे हैं, जब वो अपने जनक की, जो उसके माता पिता है, जनक की चोंच पर पाए जाने वाले लाल रंग के स्पॉट को थपथपाते हैं, तब पैतृक या माता पिता के द्वारा उन्हें भोजन दिया जाता है। तो ये साइन स्टिमुलस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हेरिंगल के चूजे जब जनक की चोंच पर पाए जाने वाले लाल रंग के स्पॉट को थपथपाते हैं तो पैतृक को पता चलता है कि उनको भूख लगी है और उनको भोजन परोसा जाता है, भोजन दिया जाता है। अब इसकी स्टडी जो है वो टिन बर्जन और परडेक नामक वैज्ञानिक ने की। टिन बर्जन व परडेक आप याद रखेंगे। परडेक, टिन बर्जन के साथ एक और वैज्ञानिक का नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे, परडेक। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्टडी की और मुख्य रूप से उन्होंने अलग अलग चोंच के आकार, चोंच के आकार व रंग के प्रभाव का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि लंबी व पतली चोंच, लंबी व पतली चोंच व चोंच पर रेड स्पॉट सर्वाधिक आकर्षण पैदा करता है। तो याद रखेंगे, तो चूजों के लिए जो सर्वाधिक आकर्षण पैदा करने वाली जो चीज थी वो लंबी व पतली चोंच थी और चोंच पर रेड स्पॉट का पाया जाना सर्वाधिक आकर्षण पैदा कर रहा था। ये टिनबर्जन और परडेक के प्रयोग से सिद्ध हुआ। अब टिनबर्जन और परडेक ने आगे देखा कि यदि पूरी चोंच को ही रेड कर दिया जाए, पूरी चोंच रेड कर दी जाए, तो ये और भी सर्वाधिक आकर्षण पैदा करने वाली होती है, ये और भी ज्यादा आकर्षण पैदा करती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि चोंच के ऊपर, रेड चोंच के ऊपर, जो चोंच थी रेड, रेड चोंच के ऊपर यदि तीन सफेद धारियां, तीन सफेद रिंग, तीन सफेद रिंग बना दी जाए तो इसका आकर्षण भी, मैक्सिमम अट्रैक्शन यहां पर उत्पन्न होता है। इसे उन्होंने सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की संज्ञा दी। यानी ये तीन सफेद रंग की
जो रिंग बना दी गई थी वो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस के अंदर आती है। तो आप याद रखेंगे कि सुपर नॉर्मल स्टिमुलस के रूप में यहाँ पर 3 सफेद रिंग रेड रंग की चोंच के ऊपर बना दी जाए तो उसका आकर्षण मैक्सिमम होता है और इसे सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहा जाता है। तो ये एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हेरिंगल में साइन स्टिमुलस की स्टडी की गई। इसके बाद हम चिन्ह उद्दीपन देखेंगे स्टिकल बैक मछली के अंदर। स्टिकल बैक फिश में किस प्रकार से साइन स्टिमुलस काम करता है। तो स्टिकल बैक फिश में अगर हम देखें तो इसमें आक्रामकता का व्यवहार या एग्रेशन का जो बिहेवियर है वो पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। पोस्चर, फर्स्टली हम पोस्चर की बात करेंगे। मछली की मुद्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मछली का पोस्चर कैसा है। अगर मछली स्टिकल बैक फिश जो है वो वर्टिकल है तो एग्रेसिव बिहेवियर प्रकट किया जाता है, और अगर यह मछली वाटर के पैरेलल है तो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो एब्सेंट होता है या नहीं दिखाया जाता है। तो पोस्चर के आधार पर स्टिकल बैक में हम आक्रामकता के व्यवहार को यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी स्टडी भी टिनबर्जर साहब ने की थी। बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके अलावा स्टिकल बैक मछली में जो स्टिकल बैक मछली है उसमें प्रजनन काल के दौरान, प्रजनन काल में जो नर है, नर का पेट जो है वो लाल रंग का हो जाता है। नर का पेट लाल रंग का हो जाता है। ये आप ध्यान देंगे कि स्टिकल बैक में जब चिन्ह उद्दीपन की एक और स्टडी की गई तो देखा गया कि प्रजनन काल में नर का पेट जो है वो लाल रंग का हो जाता है, और यह लाल रंग, यह लाल रंग का पेट नर में प्रादेशिकता के व्यवहार को, प्रादेशिकता या जैसे हम टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, को प्रकट करवाता है। यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रजनन काल के दौरान जो स्टिकल बैक का नर है वो लाल रंग के पेट वाला हो जाता है, तो जो दूसरे नर है वो अपनी टेरिटरी में इस लाल रंग के पेट वाले नर को आने नहीं देते हैं, घुसने नहीं देते हैं, और उनके लिए अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। तो टिनबर्जन ने अलग अलग आकार की मछली के मॉडल बनाए। तो आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लाल रंग के पेट वाली मछली मॉडल के लिए एग्रेसिव बिहेवियर, व्यवहार प्रदर्शित किया गया, पॉजिटिव रहा। तो टिनबर्जन ने यह पता लगाया कि मछली का आकार चाहे मॉडल में कोई सा भी बना दिया जाए उसका यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन लाल रंग का जो पेट बनाया गया है उस मॉडल में उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा रहा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो नर है स्टिकल बैक का नर, वो
ग्रेविड पेट वाली मादा के लिए, ग्रेविड पेट वाली मादा के लिए व जिसका पेट चमकीला चांदी जैसा होता है, उसके लिए ज्यादा आकर्षण रखता है। जो स्टिकल बेक्स का नर होता है वो ग्रेविड पेट वाली मादा के लिए व जिसका पेट चमकीला चांदी जैसा होता है ज्यादा आकर्षण यहां पर रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डियर स्टूडेंट्स स्टिकल बेक में साइन स्टिमुलस की थी। फिर से मैं बता देता हूं कि प्रजनन काल के दौरान नर का पेट लाल रंग का हो जाता है, जो कि एक प्रकार का चिन्ह उद्दीपन है। यहाँ पर यह लाल रंग का पेट नर में टेरिटोरियल बिहेवियर को प्रकट करता है। टेरिटोरियल बिहेवियर से हमारा मतलब है कि प्रजनन काल के दौरान स्टिकल बैक अपनी टेरिटरी बना लेती है और उस टेरिटरी में लाल रंग के पेट वाले नर को वो प्रवेश नहीं करने देती है और आक्रामकता का व्यवहार दिखाती है। टिन बर्जन ने अलग अलग मॉडल बनाए, अलग अलग आकार के मॉडल बनाए, मछली का आकार उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। यानी आकार के ऊपर यहां पर टेरिटोरियल बिहेवियर प्रकट नहीं किया जा रहा था। मुख्य रूप से लाल रंग के पेट वाली मछली के द्वारा एग्रेसिव बिहेवियर या टेरिटोरियल बिहेवियर यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बिहेवियर को प्रकट करने के लिए लाल रंग जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आकार की तुलना में। मछली के आकार की तुलना में लाल रंग जो है वो इस व्यवहार को प्रकट करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से स्टिकल बैक में साइन स्टिमुलस हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम ऑडिटरी साइन स्टिमुलस की बात करते हैं। ऑडिटरी साइन स्टिमुलस की हम बात करेंगे, या जिसको हम श्रवण चिन्ह उद्दीपन भी बोल सकते हैं। श्रवण चिन्ह उद्दीपन भी कह सकते हैं। और इसका उदाहरण जो है हमें मुर्गियों में देखने को मिलता है। मुर्गी जब अपने चूजों की चीख पुकार सुनती है तभी वो उनका संरक्षण करती है। एक प्रयोग में जब चूजों को कांच के अंदर बंद कर दिया गया, तो कांच के अंदर बंद करने पर उनकी चीख पुकार मुर्गी को नहीं सुनाई दे रही थी, तो मुर्गी ने चूजों पर ध्यान नहीं दिया। मुर्गी ने चूजों का संरक्षण नहीं किया। इसका मतलब है कि मुर्गी जो है श्रवण उद्दीपन मिलने पर ही चूजों का संरक्षण करती है, चूजों की चीख पुकार सुनने पर ही उनका संरक्षण करती है। अगर मुर्गी को उनकी चीख पुकार सुनाई नहीं देती है तो केवल देखकर वो उनका संरक्षण नहीं करती है, क्योंकि कांच के अंदर से चूजों की आवाज मुर्गी तक नहीं पहुंच रही थी, तो उनको सुन नहीं पा रही थी, तो उन्होंने उनका संरक्षण नहीं किया। तो इसको हम ऑडिटरी साइन स्टिमुलस का एग्जाम्पल बोलेंगे, बिल्कुल आप यहां पर ध्यान रखेंगे। आगे हम सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की बात करते हैं। अधिसामान्य उद्दीपन, अधिसामान्य उद्दीपन क्या है, या जिसको हम सुपर नॉर्मल स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। तो ऐसा उद्दीपन जो सामान्य उद्दीपन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, यह सामान्य उद्दीपन की तुलना में अधिक प्रभावी। सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऐसा उद्दीपन जो सामान्य उद्दीपन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है उसे हम सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहेंगे। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल यदि हम देखें कि ग्रे लेग गूज व हेरिंगल
हेरिंगल के एक्स के साथ यदि बड़े एक्स रख दें तो ये पक्षी अपने अंडों को छोड़कर इन बड़े अंडों को इंक्यूबेट करना चालू कर देते हैं या इनका उष्मायन करना चालू कर देते हैं। तो यह एक अधिसामान्य उद्दीपन का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रे लेग गूज व हेरिंगल के एक्स के बीच में यदि हम बड़े अंडों को रख दें तो इन अंडों को ये पक्षी इंक्यूबेट करने लगते हैं अपने अंडों को छोड़कर। ये किसका एग्जाम्पल है? तो अधिसामान्य उद्दीपन का एग्जाम्पल है। तो जिस प्रकार से साइन स्टिमुलस का जो कंसेप्ट है वो हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद हम IRM का कंसेप्ट देखते हैं। IRM, जिसे हम इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। तो इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं या इसको सहज मोचन प्रणाली भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे मुख्य रूप से इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म जो नाम देने वाले थे वो निकोटिन बर्जन थे। निकोटिन बर्जन याद रखेंगे। इन्होंने IRM नाम दिया था निकोटिन बर्जन ने, जबकि लॉरेंज ने IRM के लिए AAM वर्ड यूज किया था। ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी IRM के लिए निकोटिन बर्जन और लॉरेंज दोनों का नाम आ जाता है तो वो भी सही है। मुख्य रूप से IRM जो नाम देने वाले थे वो निकोटिन बर्जन थे और लॉरेंज ने IRM को AM कहा। ये भी आप पृथक रूप से याद कर लें। अब इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होती क्या है? तो बिल्कुल एक साइन स्टिमुलस के द्वारा इस IRM या इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म को उद्दीप्त किया जाता है और उसके बाद फेब का प्रदर्शन होता है। तो ये जो सीक्वेंस है आप याद रखेंगे डिस्टेंस कि फेब के प्रदर्शन के लिए एक साइन स्टिमुलस के द्वारा इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म को उद्दीप्त किया जाएगा और फेब का प्रदर्शन करवाया जाएगा। ये IRM जो है वो CNS से रिलेट करता है और CNS के अंदर इसका केंद्र पाया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे CNS के अंदर IRM का केंद्र होता है। साइन स्टिमुलस व IRM दोनों के बीच में ताला कुंजी जैसा संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार से एक ताले की एक चाबी होती है उसी प्रकार से हर एक साइन स्टिमुलस के लिए एक IRM मैकेनिज्म होती है और एक साइन स्टिमुलस उस IRM मैकेनिज्म को उद्दीप्त करता है और तभी फिक्स एक्शन पैटर्न को या नियत क्रिया प्रतिमान को प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल आप IRM के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये सीक्वेंस पूछ ली जाती है। साइन स्टिमुलस के बाद IRM को उद्दीप्त किया जाएगा और फेब का प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे नर स्टिकल बैक के पेट का लाल रंग, नर स्टिकल बैक के पेट का लाल रंग एक प्रकार का चिन्ह उद्दीपन था या इसको हम साइन स्टिमुलस कह सकते हैं और इसके द्वारा IRM को उद्दीप्त किया गया और फिर टेरिटोरियल या प्रादेशिकता के व्यवहार को प्रकट किया गया जो कि एक प्रकार का फिक्स एक्शन पैटर्न था। तो बिल्कुल साइन स्टिमुलस के द्वारा IRM को उद्दीप्त किया जाता है और उसके बाद फेब को प्रकट किया जाता है। तो बिल्कुल आप ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद कर ले डिस्टेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ASC कंसेप्ट या एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट।
जिसे हम क्रिया विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा भी कहते हैं। और इसे देने वाले थे आपके कॉनरेड लॉरेंज। बिल्कुल आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से एएससी की अवधारणा देने वाले कौन थे? तो कॉनरेड लॉरेंज थे। अब साइन स्टिमुलस, आईआरएम, एएससी और फेप में क्या संबंध है वो यहां पर दिखाया गया। तो बिल्कुल आप संबंध याद रखेंगे। एक साइन स्टिमुलस के द्वारा सबसे पहले आईआरएम, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, को उद्दीप्त किया जाता है और इससे एएससी उद्दीप्त होती है या एएससी प्रकट होती है और उसके बाद फेप का प्रदर्शन किया जाता है। तो इन चारों में क्या संबंध है वो संबंध पूछ लिया जाता है। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत अच्छे से यहां पर याद रखेंगे कि साइन स्टिमुलस के द्वारा आईआरएम को उद्दीप्त किया जाएगा और फिर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी उद्दीप्त होगी और फेप का प्रदर्शन किया जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस मैंने यहां पर लिखी है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, वो आप यहां पर याद रखेंगे। फेप के प्रदर्शन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम क्रिया विशिष्ट ऊर्जा बोलते हैं। फेप के प्रकट होने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे ही हम एएसई या एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। याद रखेंगे। फेप के प्रकट करने के लिए या फेप को उस फेप वाले व्यवहार को उद्दीप्त करने के लिए जो ऊर्जा जरूरी हो जाएगी उसे ही हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहेंगे। एएससी को समझाने के लिए या साइन स्टिमुलस, आईआरएम, एएससी और फेप के बीच में संबंध बताने के लिए एक फ्लश टॉयलेट मॉडल, याद रखेंगे, फ्लश टॉयलेट मॉडल प्रस्तुत किया गया। और ये फ्लश टॉयलेट मॉडल देने वाले कौन थे? तो ये भी आप याद रखेंगे, कॉनरेड लॉरेंज थे। इन्होंने साइन स्टिमुलस, आईआरएम, एएससी और फेप के बीच में संबंध बताने के लिए एक मॉडल का प्रदर्शन किया जिसे फ्लश टॉयलेट मॉडल की संज्ञा दी जाती है। और इस मॉडल में यह बताया गया कि जब एक एनिमल भूखा होता है तब उसकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो अधिक होती है और जैसे ही उसको भोजन मिल जाता है उसकी एएससी 0 हो जाती है और फिर उसको कितना भी स्वादिष्ट भोजन दिया जाए भोजन करने के बाद तो फेप का प्रदर्शन जो है वो बिना एएससी नहीं होता है। यानी फेप को प्रदर्शित करने के लिए एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो डिस्टेंस यहां से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो याद रखेंगे। फ्लश टॉयलेट मॉडल के ऊपर आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि फ्लश टॉयलेट मॉडल क्या है और इसे प्रदर्शित करने वाले कौन थे? तो कॉनरेड लॉरेंज थे। इस मॉडल में अगर मैं बताऊं तो यहां पर एक रिजर्वोयर उन्होंने बनाया और इस रिजर्वोयर का संबंध आगे अगर हम देखें तो एक स्प्रिंग और वॉल से कर दिया। यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी गई और उसमें एक वॉल भी लगा दिया गया। स्प्रिंग और वॉल याद रखेंगे आप, स्प्रिंग और यहाँ पे एक वॉल भी था और ये एक रिजर्वोयर बना हुआ था, पानी जिसमें भरा हुआ था, तो ये रिजर्वोयर था। और आगे इसको एक गिरनी से जोड़ दिया गया। यह यहाँ पे गिरनी थी और यहाँ पर एक वेट लटका दिया गया। तो फ्लश टॉयलेट मॉडल में कॉनरेड लॉरेंज ने बताया कि जब रिजर्वोयर में पानी होता है यानी एएससी अधिक होती है तो कम भार लटकाने पर, यहां पर भार लटकाया जाता है, तो कम भार लटकाने पर ही फेप का प्रदर्शन हो जाता है। यानी बॉल और स्प्रिंग जो है वो खुल जाते हैं और फेप जो है वो प्रदर्शित
कर दिया जाता है। स्प्रिंग और वॉल जो है यहाँ पर आईआरएम का काम करते हैं। ये आपका साइन स्टिमुलस हो जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे, भार जो है वो साइन स्टिमुलस है। तो जैसे आप भार को यहाँ पर लटकाएंगे, भार की वजह से स्प्रिंग और वॉल खुल जाएंगे, वो आपका एएससी प्रकट हो जाएगा और पानी जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही एएससी शून्य होगी, फेब का प्रदर्शन जो है वो आप कितना भी भार लटकाइए, अगर यहाँ पर एएससी जो है वो शून्य हो गई तो फेब का प्रदर्शन नहीं होगा, यानी रिजर्वर में पानी खत्म हो गया तो फेब का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। जैसा ठीक हमने एग्जाम्पल में देखा कि एनिमल भूखा है तो ऐसे उसकी सर्वाधिक होगी, और जैसे ही उसको भोजन मिल गया ऐसी जीरो हो जाएगी। उसके बाद आप उसको कितना स्वादिष्ट भोजन दीजिए, फेब का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो ये जो फ्लश टॉयलेट मॉडल है, ये कॉनरेड लॉरेंज ने दिया था साइन स्टिमुलस, आईआरएम, एएससी और फेब के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। आगे हम और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।